हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सी मैडम जी, आपकी सी दीपिका गुप्ता। बहुत से लोगों को अभी अकाउंट्स मतलब जो भी अकाउंट्स है उसका बेसिक ही नहीं पता। डेबिट कार्ड में इतना कंफ्यूज होते हैं। इवन वो 12th में है या वो बीकॉम में है या कॉलेजेस कर रहे हैं, उनको ये डेबिट कार्ड पता नहीं क्यों बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तब ये सबसे ईजिएस्ट है, ठीक है। आप अगर मेरे 5 लेक्चर्स देख लेंगे, ठीक है, अगर सिर्फ 5 लेक्चर्स आप मेरे देख लेंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको डेबिट कार्ड में तो कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है। बट आपको एक में ध्यान में रखना है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ उसको आपको बहुत डीप मतलब पूरा सुनना है। देन जो भी मैं आपको बोलूँ करने के लिए वो करना है, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मैम कौन-कौन देख सकता है वीडियोस? जो 10th पास आउट है वो देख सकता है। 12th में जिसको डेबिट क्रेडिट या बेसिक क्लियर नहीं, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि 12th में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो तो उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, तो उनको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और जो बीकॉम वाले बच्चे हैं या जिनको बेसिक नहीं आता है, डेबिट क्रेडिट रट रहे हैं वो लोग, तो ये उन लोग के लिए स्पेशली है जो ये चीज़ें रट रहे हैं, डेबिट क्रेडिट ये है, वो नहीं। हम सिंपली समझेंगे डेबिट क्रेडिट के रूल्स को, एंड आपको मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे आपको अकाउंटिंग में 1% कंफ्यूजन नहीं आएगी डेबिट क्रेडिट में, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, क्यों आई है, क्या यूसेज है, क्या पर्पज है, ठीक है, वो हम इसमें आज समझेंगे, ठीक है। वीडियोस जनरली हाफ एन आवर्स की रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी आप लोग को भी दिक्कत करता है। तो हम सिर्फ 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक की वीडियो बनाएंगे, ओके। ज़्यादा लंबी इसको ड्रैग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ क्या, अकाउंटिंग। देखो, पहली चीज अकाउंटिंग होता क्या है, ध्यान से। अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भाषा। समझ में आया? बिजनेस की भाषा, बिजनेस की भाषा। देखो अच्छे से समझना, मैंने आपको एक पेज दिया है, ठीक है। एक पेज में मैंने हिंदी लिख दी है, एक में मैंने मराठी लिख दी है, ठीक है, एक में मैंने उर्दू लिख दी है। अगर मैं किसी पर्सन जिसको मुझे सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है, तो क्या मैं उर्दू और मराठी समझ पाऊंगी जो लिखा हुआ होगा? नहीं समझ पाऊंगी। क्यों समझ पाऊंगी? क्योंकि मुझे वो नहीं आती है। अगर मैं उसको पढ़ लूंगी, सीख लूंगी, तो वो मुझे आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे कोई भी चीज समझनी है, तो मुझे ऑब्वियस उसकी उसकी जो लैंग्वेज है या उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो मैं समझ पाऊंगी कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। वरना मुझे सामने वाले से हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको वो चीज आती होगी, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ध्यान से। मैंने बोला कि जो अकाउंटिंग है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैंने मराठी उर्दू जो मुझे नहीं आता, आप मुझे वो पेज दे दोगे तो क्या वो मुझे समझ में आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई मैं उसे जानती ही नहीं हूँ, और अगर मुझे उसको समझना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको पढ़ना पड़ेगा, ओके डन। तो सेम अकाउंट्स का है। अगर मुझे बिजनेस को समझना है, क्योंकि वो बिजनेस की लैंग्वेज है, आपने एक पेज में मुझे पीएनएल और बैलेंस शीट दे दिया, ठीक है। अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है अकाउंट्स की, क्या वो मेरे लिए एक पेपर के समान है? ठीक है, ये क्या है? पेपर के समान। अगर आप कोई भी जो भी अकाउंटिंग सीख रहा है, ठीक है, जो अकाउंटेंट है या कोई सीए है, ठीक है, और एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास आप बैलेंस शीट और पीएनएल लेके जाओगे तो क्या समझ में आएगा? आप उसको बोलेगा भाई आप मुझे एडियन बता दो, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, वो सब वो आपसे पूछ लेगा, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज नहीं है। सेम डॉक्टर की नॉलेज आपको नहीं है, जब वो आपको रिपोर्ट्स देता है तो आप डॉक्टर के पास ही जाते हो कि सर बताइए क्या क्या दिक्कत है। तो मैं वही बता रही हूँ कि अकाउंटिंग भी क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए अकाउंटिंग, आपको बिजनेस को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग आनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मुझे मराठी समझने के लिए मुझे मराठी आनी पड़ेगी, वैसे ही बिजनेस को समझने के लिए मुझे अकाउंटिंग आनी पड़ेगी, ठीक है। अकाउंटिंग आनी चाहिए, तभी मैं बिजनेस को समझ पाऊंगी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स? क्योंकि आपको फ्यूचर में जाके हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कम लोग सैलरी, मतलब कुछ लोग सैलरी में जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस या सैलरी, अगर हम बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे, और आजकल मैक्सिमम लोग बिजनेस में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि भाई उसको इवेल्युएट कैसे करूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, वरना कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा, ठीक है। तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैम ये करेंगे कैसे, ठीक है। अकाउंटिंग सबसे इजी है, आपको प्रोसेस समझनी है। देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग, ठीक है,
अकाउंटिंग में क्या होगा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में। हम ये सब क्या है? जो 11 में बच्चे उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना होगा, ठीक है, तो 10th पास आउट करके आना, ठीक है, शांति शांति, सब समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो मैंने क्या बोला, आपको मेरे संग चीजें याद भी करते हुए चलना है। अगर आप 11th में हो और आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद करना है। देखो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैम ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, हम समझते हैं। देखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फाइनेंस मींस पैसा। अभी आप इतना समझो, फाइनेंस मींस पैसा। तो जिस भी ट्रांजैक्शंस में, ट्रांजैक्शन मींस होता है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि आपने अगर सुना हो सौदा, मतलब कुछ भी लेन देन, ठीक है, इसका बोलते हैं ट्रांजैक्शन। मींस मेरे और आपके बीच में कुछ भी लेन देन हो रहा है, इस काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन को बोलेंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो मैंने बोला फाइनेंशियल, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, वो ट्रांजैक्शन किसके? बिजनेस के, ठीक है। बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व है, जिस भी ट्रांजैक्शन में, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। बिजनेस के होने चाहिए, पर्सनल नहीं, ठीक है, बिजनेस के, ओके। अब हम क्या करेंगे? उसी को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, ठीक है। किसको? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए ट्रांजैक्शन में, ठीक है, तभी आप इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग में सिर्फ जो फाइनेंशियल टर्म्स में जिस ट्रांजैक्शंस को आप इवेल्युएट कर सकते हो, आप उसी को ही रिकॉर्ड करोगे, आप, वरना अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल टर्म्स के ही अकाउंट्स, फाइनेंशियल या जिसमें मॉनेटरी वैल्यू जिस ट्रांजैक्शन आप वही रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से जो प्रोसेस है ना, सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं प्रोसेस की तरफ। चलिए, तो ये रहा हमारा एग्जांपल, अकाउंटिंग प्रोसेस पिज्जा हट राधे स्टोरी। देखो, इसमें हम, हमारा जो राधे, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ठीक है। राधे मैं इसलिए वर्ड यूज करती हूँ कि क्योंकि जो राधे है, आपस में भगवान जी को भी नाम याद कर लेते हैं, तो जितनी बार राधे बोलेंगे उतनी बार भगवान जी का नाम भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। मजाक करी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे जो है, उसका पिज्जा हट का आउटलेट है, वो मैनेज करता है सेल्स, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। पहले वो देखेगा कि उसके जो भी आज के दिन में कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए। तो जैसे कि उसको पता चला कि आज उसने इंग्रेडिएंट्स खरीदे हैं, पिज्जा सेल आउट किया और रेंट पे किया है, ठीक है। तीन चीजें उसको पता चली, उसने आइडेंटिफाई कर लिया। पहले उसने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया। अब वो मेजर करेगा, क्योंकि मैंने बोला फाइनेंशियल मींस मॉनेटरी वैल्यूज होनी चाहिए उस ट्रांजैक्शन, तभी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये देखो, मेजरमेंट। अब उसने क्या किया? जो परचेज थी उसने लिखा परचेज 10,000, जो भी उसने इंग्रेडिएंट्स परचेज किए थे, सेल 25 की एंड रेंट 8,000 का, क्लियर। ये उसने मेजरमेंट किया। अब क्या होगा? मैंने बोला रिकॉर्ड। जैसे ही आपने मेजर कर लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको। अब रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं हम लोग? जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। जो आपकी एंड जो भी आपने सेल परचेज किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, आपको रिकॉर्ड किसमें करना है? जर्नल एंट्रीज में। तो देखो, राधे क्या करेगा? अभी आपको ये नहीं देखना डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, आप बस इतना ध्यान रखो, उसने रिकॉर्ड कर लिया अपने ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, जिससे उसने खरीदा है, क्योंकि कैश नहीं दिया, मानते उसने उधारी में खरीदा है, ठीक है। कैश अकाउंट सेल्स हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, एंड रेंट उसने पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तीन ट्रांजैक्शन उसने किए, उसने रिकॉर्ड कर लिए जर्नल में। जर्नल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट होता है, तो उसका परचेज डेबिट है, सप्लायर क्रेडिट है, कैश डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट है, रेंट अकाउंट डेबिट है तो कैश क्या है? क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में चलता है जर्नल एंट्रीज में। तो ये अभी हम समझेंगे बाद में, ओके। तो इस तरीके से उसने जर्नल एंट्रीज कर ली। देन वो क्या करता है? जब उसकी जर्नल एंट्रीज होगी, वो क्लासिफाई कर देता है, ठीक है। देखो, इस वाले जो हम बात करेंगे, इसमें तीन लेजर्स इन्वॉल्व थे। फर्स्ट कैश, दूसरा सेल्स एंड थर्ड एक्सपेंस लेजर, ठीक है। तीसरा उसका खर्चे का लेजर है। अब मैं एक्सपेंस को और दो में बांट सकती हूँ, परचेज लेजर और आपका रेंट का, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपके परचेज था और रेंट था, ठीक है।
तो हम यहाँ बात करते हैं 4 लेजर्स मेरे बने, परचेज का लेजर हो गया और सेल्स का। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ 4 लेजर्स हो गए मैम। क्लासिफिकेशन में हम लेजर्स बना देते हैं। लेजर्स कैसे बनेंगे, देखो इस तरीके के टी फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, ये टी फॉर्म में बनेंगे ऐसे आपके। ठीक है, ये हम सब सीखेंगे। ओके, मैंने क्या हुआ, 4 लेजर्स बनाए, परचेज सेल्स कैश एंड रेंट लेजर्स। ठीक है, अब अगर देखो जब मैंने इसको क्लासिफाई किया, ठीक है, तो देखो मैंने इस तरीके से आपका कैश लेजर में देखो मेरे पास कितना कितना अमाउंट आया। ठीक है, 25,000 आया, 25,000 आया और 8,000 चला गया। ठीक है, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा। अब इसमें ये देखो कि जो 10,000 क्रेडिटर्स का था, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जो सप्लायर का था वो भी पे ऑफ कर दिया है मैंने। ठीक है, पेड कर दिया है, या फिर आप ये मान लो ये भी कैश में दे दिया है। ठीक है, अभी आप इसको अज्यूम करो कि कैश में ही हमने परचेज किया था। ठीक है, 25,000 मेरे पास आए, 8,000 मैंने दिए रेंट में और 10,000 मैंने किस में दे दिए, कैश में। कैश परचेज जो मैंने परचेज की थी उसमें मेरे पास कितना बचा, 7,000। 7,000 बैलेंस कैश है मेरे पास। ठीक है, परचेज। अब देखो ये मेरा कैश लेजर बना। अब जब मैं सेल्स की बात करूंगी, मेरी सेल्स कितनी हुई है, मेरी सेल्स कितने की हुई है, 25,000 की। ठीक है, यहां मैं लिखूंगी परचेज कितने की हुई है। इसे आप सीखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। परचेज कितने की हुई है मेरी, 10,000 की, और रेंट मेरा कितने का गया है, 8,000 का। ठीक है, ये मेरे लेजर्स बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे कि कैश का मैंने आपको नेट बताया, सेम आपकी सेल्स के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते थे, आप यहाँ रिकॉर्ड करते हैं परचेज के, तो यहाँ का आपका जो आता है वो टोटल फिगर आ जाता। ठीक है, रेंट में भी आप हर महीने दे रहे हो तो आप उसका अमाउंट आ जाता। तो क्या हुआ कि इन सबको मैं समराइज किया एक लेजर फॉर्म में। जो बैलेंस आएगा वो मैं कहाँ लेके जाऊंगी, अपने समराइज करूंगी कहाँ पे, बैलेंस शीट पीएनएल में लेके जाऊंगी, एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में लेके जाऊंगी। देखो तो जब क्या हुआ कि समराइज किया तो राधे को पता चला, उसने प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपकी जब समराइज करोगे तो आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अभी हम सब सीखेंगे किसमें क्या था, बस मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। ठीक है, अभी लोड नहीं लेना है, सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो टोटल सेल्स मेरी 25,000, टोटल एक्सपेंसेस मेरे 10,000 की परचेज थी और 8,000 का मेरा रेंट था। ठीक है, दिस इज माय परचेज, दिस इज माय रेंट, 18,000 आ गए और नेट प्रॉफिट इज 7,000, क्योंकि 25,000 सेल हुआ, उसमें से आप 18,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 7,000। ये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। क्लियर, दिस इज माय प्रॉफिट। और मैम जो कैश अकाउंट था वो कहाँ जाएगा, तो देखो कैश अकाउंट हमारा जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, वो कहाँ जाता है हमारा, बैलेंस शीट में। कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समराइज कर दिया। इससे मुझे पता चल गया कि मेरी कैश का अमाउंट कितना है मेरे पास आज की डेट में, 7,000। मुझे से पता चल गया कि मेरा कैश का अमाउंट कितना है, 7,000 है। ठीक है, इसमें कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, समराइज कर लिया, जो भी मेरे ट्रांजेक्शन थे उसका टोटल नेट इफेक्ट निकाल लिया। अब हम आते हैं एनालाइजिंग। अब देखो जब उसने अपना बैलेंस शीट पीएनएल बना लिया, उसको पता चल गया 7,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब वो क्या कर सकता है कि राधे ने चेक किया, उसने जब एनालाइज किया तो उसको पता चला कि उसकी सेल्स इंक्रीज हुई थी, और जो उसने परचेज किया था उसका भी कॉस्ट थोड़ा हाई था, और रेंट तो उसका फिक्स एक्सपेंसेस है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसने ये 3 चीजें एनालाइज की अपने उस ट्रांजेक्शन से। ठीक है, तो अब उसने क्या देखा, अब राधे ने उसको देख के अपना इंटरप्रिटेशन निकाला क्या, कि भैया अब मुझे अपनी सेल्स, अब मेरी जो सेल्स है मुझे उससे ज्यादा बढ़ानी है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इंक्रीज सेल बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, आप डिस्काउंट दोगे। और मैं सोर्स, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट थी वो हाई हुई इंग्रेडिएंट्स की, तो वो दूसरा वेंडर ढूंढेगा। ठीक है, दूसरा सप्लायर ढूंढेगा जिससे वो परचेज करे, जो कम कॉस्ट में उसको ऑफर करे, जहाँ पे उसको ज्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक है, और प्लान फॉर एक्सपेंशन ने इंटरप्रिटेशन किया कि मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, तो ये उसके इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, राधे ने ये डिसीजंस लिए। अब जो उसने किया वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा
जो भी इसका फाइनेंशियल डेटा था वो किसके इन्वेस्टर्स जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इसके बिजनेस पार्टनर है या जो बैंक है, बैंक से अगर आपको लोन चाहिए तो आपको उनको भी ये चीजें दिखान अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 सब चीजें समझाई। ये सिर्फ एग्जांपल था जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई कैसे काम करता है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो पहली चीज, फर्स्ट स्टेप आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप आपको मॉनेटरी वैल्यू में उसको मेजर करना है। थर्ड स्टेप आपको रिकॉर्ड करना है, जनरली में ये हम सीखेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप आपको क्लासिफाई करना है। इट मींस उसको जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन उनको एक जगह लेके आना है। ठीक है, जो सेल्स है उसको एक जगह ले जाओ, जो परचेज उसको एक जगह ले जाओ, जो एक्सपेंसेस है उसको अलग कर दो। ठीक है, कैश का अकाउंट अलग बनेगा, सप्लायर का अलग बनता है, डेटर्स क्रेडिटर्स, ये सब बहुत सारे अकाउंट्स बन के हम उसका नेट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, फिर समराइज कर देते हैं। समराइज में हमको एट दी एंड क्या हुआ है फाइनल रिजल्ट पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू एंड बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू एंड बैलेंस शीट के थ्रू। अब स्टेप 6 में आप एनालाइज करोगे कि भाई कैसा क्या परफॉर्मेंस हुआ है हमारा। ठीक है, एनालाइज करने के बाद आप इंटरप्रिटेशन निकालोगे कि अब हम क्या डिसीजन आप डिसीजंस लोगे, क्या कैसे करना चाहिए, कैसे कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे कि उसने न्यू वेंडर ढूंढने का सोचा, सेल इंक्रीज करने के लिए उसने ऑफर का सोचा। ठीक है, इस तरीके से सोचा जा सकता है, या प्लान फॉर एक्सपेंशन में थोड़ा और बढ़ाता हूँ जिससे मेरा सेल्स और इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये उसने डिसीजंस लिए और इसको कम्युनिकेट करना होता है किसको, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो उनसे बैंक उनको लोन लेना है या बिजनेस पार्टनर है उनके संग। ठीक है, तो ये आपकी 8 स्टेप ही होती है अकाउंट्स में। अगर आपको ये 8 स्टेप अच्छे से आ गई, आप अकाउंट सीख, ठीक है, आपको अकाउंट्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी स्टेप्स को। और यही स्टेप्स आपकी चैप्टर वाइज डिवीजन से 11th में। ठीक है, तो आपका ये फुल फ्लेज आपका जर्नल एंट्रीज का एक चैप्टर आएगा, आपका एक लेजर का एक चैप्टर आएगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका आपके सिंगल सिंगल पूरे चैप्टर्स है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अकाउंटिंग लेके क्यों आए, क्या रीजन था इसको लाने का। पहले तो हमने समझ लिया अकाउंटिंग में कैसे काम होता है, हम लेके क्यों आए इसको। देखो, मैं और आप और बहुत सारे लोग का पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस। सोचो अगर ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड करने होते, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आप उसे समझो। जैसे कि मैंने 100 रुपए दिए राहुल, प्रिया, अमन को, उनको बोला कि इसको खर्च करो, और प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है वहां पे। ठीक है, तो कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो देखो, जब मुझे पता ही नहीं रिकॉर्ड करना, तो जैसे मुझे सहूलियत लगेगी या जिसमें मुझे लगे कि भाई हाँ ठीक है ऐसे बता सकते हैं, तो मैं वैसे, देखो राहुल ने क्या किया, वर्टिकल फॉर्मेट में यूज किया। उसने देखा 50 पे चिप्स खरीदे, 30 चॉकलेट पे। ठीक है, ये देखो उसने वर्टिकल फॉर्मेट में इस तरीके से फॉलो किया, बैलेंस 20। ठीक है, अब प्रिया को भी मैंने सेम पैसे दिए थे, उसने भी कहीं कहीं खर्च किए, तो उसने देखो 40 टॉय में सेव 60। ठीक है, तो उसने देखो, उसने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन में रिकॉर्ड किया, रिसीव 100, टॉय पे 40, सेव 60। ठीक है, इस तरीके से उसने किया। अब हम बात करते हैं अमन। अमन ने मिक्स्ड फॉर्मेट यूज किया कि चल भाई लिख देते, कैसे ही लिखे हम। ठीक है, तो उसने 30 अपने फ्रेंड को दिए, गेव 30 टू फ्रेंड, स्पेंड 50 एंड लॉस्ट 20। उसने 30 अपने किसको दिए, फ्रेंड को, उसने इस तरीके से रिटर्न वे में लिख दिया। ओके, समझ में आया आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों का थॉट प्रोसेस रिकॉर्ड करने का अलग अलग था। अब सोचो इतने सारे बिजनेस है, वहां पे अलग अलग लोग काम करते हैं। ठीक है, इतने सारे बिजनेस है जहाँ पे अलग अलग लोग काम करते हैं, वो जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग प्रोसेस है, सब अलग अलग तरीके से करेंगे। तो यार मैं एज इन्वेस्टर या बैंक में अगर आप लोन लेने जा रहे हो, तो जो बैंक मैनेजर है वो ये थोड़ी है कि वो सबकी प्रोसेस, सबका तरीका उसको पता होगा कि भाई कैसे आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो उसी के लिए उन्होंने बोला भाई आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से रिकॉर्ड करो, वरना कि अगर आपके सब लोग अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो ये इजीएस्ट नहीं है कि कोई भी इंसान समझ पाए, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो समझेगा। इतना आपने लिख के दे दिया, ये तो ठीक है, मैंने सिर्फ 2-3 ही ट्रांजेक्शन थे,
बिजनेस में ऐसे आप डीमार्ट जाते होंगे, सिनेमा हॉल जाते होंगे, वहां पे वन टाइम में जैसे कि आप अगर डीमार्ट में गए तो वहां पे आप 10 से 15 मिनट में देखते होंगे 40 to 50 लोग परचेज कर रहे होते हैं। तो क्या पॉसिबल है इस तरीके से लिखना, और जो उसका ओनर इसको समझ पाएगा क्या कि भाई तुमने रिटर्न में लिख दिया एंड मैं उसको देखती रहूं एंड देन फिर मैं फाइनल डिसीजन लूं। और किसी पे मैंने वही बोला कि कोई पे इतना टाइम नहीं कि वो ये सब करे। इसीलिए हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है हमें हेल्प करता है कि जो सारे बिजनेस है वो एक ही तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको मैं कंपेयर करना, इवैल्यूएट करना बहुत ईज़ी है मेरे लिए, ठीक है? और सब उस क्योंकि मुझे पर्टिकुलर बिज़नेस को अगर समझना है तो मुझे एक अकाउंटिंग समझ ली, मुझे 10 बिज़नेस के 10 अलग-अलग लोगों का दिमाग को नहीं समझना है, कि भाई वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, मैं समझती रहूँ, वो सब नहीं करना, ओके? ठीक है, समझ में आया? तो अकाउंटिंग इसलिए फॉलो की गई क्योंकि सबके बिज़नेस टाइप्स अलग हैं, सब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका माइंडसेट अलग है, कोई अलग रिकॉर्ड करेगा, कोई अलग, तो वहाँ पे कंपैरिज़न नहीं हो पाएगा 2 बिज़नेसेस में, ठीक है? और समझना भी इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अकाउंटिंग आया जिसने हमारी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस है वो ईज़ी कर ली, और उसी तरीके से सब बिज़नेस रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें काम करना कैसे, ठीक है? जिससे ईज़िली सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? अब जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने अभी आपको समझाई थी, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है? ये प्रोसेस मैंने अभी एग्जांपल से समझाई, अब मैं आपको उसको पढ़ाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी एंड आप वो एग्जांपल को क्लिक करते रहना। देखो, पहली चीज आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि उसमें देखा था उसने परचेज, सेल्स एंड एक्सपेंसेस जो रेंट पे किया था उसने उसको आइडेंटिफाई किया, उसने फिर मेजर किया, हाँ ये मॉनेटरी वैल्यू में है, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू 10,000 20,000 जो भी अमाउंट था उसने वो मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट कर लिया था। फिर रिकॉर्ड, मैंने बोला कि इसने जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया, जर्नल एंट्रीज के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ जर्नल, उसको हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफाइंग, मैंने बोला था कि इससे क्लासिफाई कर देगा इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज, इस 4 तरीके में हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, इसमें इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, लेजर्स के थ्रू, तो ये भी हम समझेंगे। तो देखो, वंस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड दे नीड टू बी सॉर्टेड डाउन, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में टू फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंडिंग एंड रिपोर्टिंग, क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व ग्रुपिंग सिमिलर आइटम, जो सेम आइटम है आप उसको ग्रुपिंग करोगे, ठीक है, अंडर कॉमन हेडिंग सच एज एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या होता है, हमारे अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें हैं जिसके अंदर आपके नाम अलग अलग होंगे, ठीक है, बट उनका कैरेक्टरिस्टिक एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस में ही आएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। दिस इज डन इन द लेजर्स वेयर इंडिविजुअल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच कैटेगरी, जहाँ पे ईच कैटेगरी के इंडिविजुअल्स अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कैश, परचेज, सेल्स, ठीक है, इसके लेजर्स हमने बनाए हुए थे, रेंट का लेजर्स हमने बनाए हुए थे, ठीक है। समराइज, जो भी आपका, मैंने बोला था कि जो भी बैलेंस होगा, ठीक है, वो हम कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंसेस आल्सो, जिसके थ्रू हम ये बना पाते हैं। ट्रायल बैलेंस में सारे फिगर्स का बैलेंसेस आ जाता है एंड फिर हम उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। फिर एनालाइज, मैंने बोला उसने एनालाइज किया कि क्या हुआ था, कैसे इस बार बिजनेस में कैसे काम किया। फिर उसने इंटरप्रेट मींस उसने बिजनेस डिसीजंस लिए, फ्यूचर प्लान किए, जैसे कि उसने देखा था कि अब मैं सेल इंक्रीज करूंगा, ऑफर करके दूसरा वेंडर ढूंढूंगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने इंटरप्रेट किया था। और कम्युनिकेट आप शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, बैंक लोन्स, बैंक मैनेजर्स, जो भी आप जैसे लोन ले रहे हैं उनको आप करोगे, ठीक है। तो ये हमने समझा प्रोसेस अकाउंटिंग का, और क्यों अकाउंटिंग है, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग होते हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है इसी चक्कर में, ठीक है। तो आज हमने क्या समझा, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज आवर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, और हमने आज की प्रोसेस समझी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का और पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूर, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सीए मैडम जी को, ठीक है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस और अच्छी लगती है तो मैं और आपके लिए एफर्ट्स डालती रहूंगी। ओके, बाय बाय।